लेकिन उसके पिता यह चाहते थे कि वो उनके जैसा एक सरकारी अधिकारी बने। लेकिन हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था। पेंटिंग को कमजोर बताकर उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। हिटलर के पास कमाई का कोई सोर्स नहीं था। पोस्ट कार्ड और पेंटिंग बनाकर सड़क के किनारे बेचना पड़ता। दोस्तों, समय समय पर हिटलर के ज्यूइश होने का भी क्लेम किया जाता। 8 से 1913 तक वही समय था जब हिटलर पॉलिटिक्स और सोसाइटी के अनइक्वालिटीज को करीब से। अब हिटलर पावर में आने की सपना देखने लगता है। वह वर्ल्ड वॉर 1 के जनरल एरिक लुडेनड्रॉफ के साथ कूप की प्लानिंग करता है। ना कभी आपने सोचा होगा कि अगर देश में गरीबी है तो सरकार ज्यादा पैसे छाप कर क्यों नहीं सबको अमीर बना दे। हिटलर के बढ़ते पावर में 4 चांद लगाने आता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920। सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है, जिससे जर्मनी की लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड से शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों, हिटलर 1941 से 1945 के बीच द फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर ज्यूइश को जड़ से मिटाने के लिए जीनोसाइडल वार शुरू करता है। नमस्कार दोस्तों, अप्रैल 1889 की एक सर्द और धुंधली सुबह ऑस्ट्रिया के ब्राउनौ एम इन नामक छोटे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उस समय किसी के लिए भी मायने नहीं रखता था। एक साधारण परिवार का यह बच्चा धीरे धीरे इतिहास के पन्नों पर ऐसा नाम बना गया जिसे सुनकर पूरी दुनिया सहम जाती है। यह नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों, निर्णयों और क्रूर नीतियों से न केवल लाखों जीवनों को प्रभावित किया बल्कि सभ्यता के अस्तित्व पर एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक सामान्य बालक जिसकी शुरुआत इतनी साधारण थी, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों और विनाशकारी शक्तियों में से एक बन गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। एक ऐसा तानाशाह जिसका जिक्र करके इतिहास कांपने लगता है। तो दुनिया में जब भी तानाशाहों की बात होती है तो सबसे पहले हिटलर का नाम सामने आता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनौ एम इन नामक शहर में हुआ था। यह शहर ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर स्थित है। उसके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा हिटलर था। हिटलर के पिता यानी एलोइस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर थे जो ऑस्ट्रियन कस्टम्स सर्विस में कार्यरत थे। कस्टम्स ऑफिसर का मतलब वह सरकारी अधिकारी जो देश के बॉर्डर, एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर आने जाने वाले सामान और लोगों की जांच कर टैक्स वसूली और इलीगल एक्टिविटीज की निगरानी करता है। हिटलर के माता पिता में उम्र का काफी अंतर था। क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और उम्र में उससे काफी छोटी थी। एडोल्फ हिटलर के कुल 6 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से केवल उनकी बहन पाउला हिटलर ही जीवित बची। बाकी भाई बहनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हिटलर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक गांव फिशलाम के स्कूल फॉल्क्सशूले, जो एक स्टेट फंडेड प्राइमरी स्कूल था, उससे प्राप्त की। एडोल्फ हिटलर के परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, लेकिन पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि हिटलर के पिता एलोइस हिटलर एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां कोमल और दयालु स्वभाव की थी। हिटलर को अपनी मां से गहरा लगाव था, लेकिन अपने पिता के कठोर व्यवहार के कारण वो उनसे नफरत करता था। हिटलर पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन उसकी इंटरेस्ट आर्ट और हिस्ट्री में थी। लेकिन उसके पिता यह चाहते थे कि वो उनके जैसा एक सरकारी अधिकारी बने, लेकिन हिटलर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक पेंटर बनना चाहता था। लेकिन हिटलर के पेंटर बनने की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए एलोइस ने हिटलर को 12 साल की उम्र में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लींज शहर के रियलशूले नामक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हिटलर इससे नाखुश था। वह वहां पढ़ने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे सिर्फ टेक्निकल और साइंस बेस्ड एजुकेशन प्रदान किया जाता था। हिटलर ने अपने ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप में लिखा है कि मैंने जानबूझकर स्कूल में खराब परफॉर्म किया, इस उम्मीद में कि मेरे पिता देखेंगे कि मैं इस टेक्निकल स्कूल में भी कितना कम प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तब वे ना चाहते हुए भी मुझे मेरे सपनों के प्रति समर्पित होने देंगे। 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इससे उसको थोड़ी सी तो राहत मिलती है, क्योंकि अब उस पर सरकारी अधिकारी बनने का दबाव नहीं था। 1905 में हिटलर ने स्कूल में फाइनल परीक्षा देने के बाद स्कूल को छोड़ दिया। फिर 1907 में 18 साल की उम्र में हिटलर लींज सिटी को छोड़कर वियना फाइन आर्ट सीखने चला जाता है।
वहाँ वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पेंटिंग को कमजोर बताकर उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी साल 21 दिसंबर 1907 को उसकी मां क्लारा हिटलर की ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो जाती है, जिससे हिटलर पूरी तरह से अकेले पड़ जाता है। उसके बाद वह हमेशा के लिए वियना सिटी शिफ्ट हो जाता है। अब हिटलर के पास कमाई का कोई सोर्स नहीं था। उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए पोस्ट कार्ड और पेंटिंग बनाकर सड़क के किनारे बेचना पड़ता था। उसके पास रहने के लिए भी अस्थायी जगह नहीं थी। वह होमलेस शेल्टर्स में रुका करता था। दोस्तों, समय समय पर हिटलर के ज्यूइश होने का भी क्लेम किया जाता है। एक बार रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव ने हिटलर को ज्यूइश ब्लडेड होने का दावा किया था। Russian foreign minister says that Adolf Hitler had Jewish blood. जिससे इजराइल ने गुस्सा होकर रशिया के इस हिटलर के ज्यूइश होने के क्लेम को फॉल्सहुड और अनफॉरगिवेबल बताया और इस झूठ के लिए अपॉलजी डिमांड की। Israel has criticized the Russian foreign minister Sergei Lavrov on Monday for claiming that Adolf Hitler had Jewish origins. The country's foreign minister said that this was in fact an unforgivable falsehood. बाद में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से माफी मांगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हिटलर ज्यूइश ब्लडेड था, और अगर हाँ तो ज्यूइश पे इतना अत्याचार क्यों किया? तो इस कहानी की शुरुआत होती है हिटलर के पिता यानी एलोइस हिटलर से। तो बात ऐसी है कि एलोइस मारिया सिकल ग्रबर की नाजायज या इलेजिटिमेट संतान। इसका मतलब था कि एलोइस के पिता का पता नहीं, इसलिए बचपन में एलोइस ने अपनी माँ का टाइटल सिकल ग्रबर रखा था। बाद में 1842 में जोहान जॉर्ज हिटलर नाम का एक व्यक्ति एलोइस के माँ से शादी कर लेता है, जिसके बाद एलोइस अब इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट बन जाते हैं और अपने नाम के टाइटल में अपने नए पिता के टाइटल हिटलर लगा देते हैं। तो बात यह है कि एक नाजी ऑफिशियल हैंस फ्रैंक सजेस्ट करते हैं कि जो एलोइस की माँ थी वो गराज के एक ज्यूइश परिवार में एज ए हाउसकीपर रखी गई थी। उसी परिवार में एक 19 साल का लड़का था जिसका नाम लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्गर था। ऐसा कहा जाता है कि वही एलोइस का असली बाप। इसलिए आज भी लोगों का मानना है कि हिटलर ज्यूइश ब्लडेड। लेकिन इस बात को बहुत सारे हिस्टोरियन मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस समय गराज सिटी में किसी भी लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्गर नामक आदमी के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। 1908 से 1913 तक हिटलर का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। अभी तक आपको हिटलर की कहानी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन यह 1908 से 1913 तक वही समय था जब हिटलर वियना में गरीबी और संघर्ष को झेलते हुए पॉलिटिक्स और सोसाइटी के अनइक्वालिटीज को करीब से देखा। वह वियना में रहते हुए पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म और एंटी ज्यूइश विचारों को पढ़ना और समझना शुरू किया। वह जर्मनी के नेशनलिस्ट के आइडियल को अपनाया और यह मानने लगा कि ज्यूइश और मार्क्सिस्ट ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को कमजोर बना दिया। 1913 में हिटलर ने अच्छे जिंदगी के तलाश में वियना छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर में बसने का फैसला किया। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय हिटलर जर्मनी के म्यूनिख सिटी में ही था। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर 1 में मेन 2 ग्रुप्स थे। पहला था अलाइड पावर्स, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और इटली, और दूसरा था सेंट्रल पावर्स, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बुल्गारिया। युद्ध शुरू होते ही हिटलर जर्मन सेना में भर्ती होने को ठान लेता है। 5 अगस्त 1914 को उसकी भर्ती जर्मन सेना में स्वीकार कर ली जाती है। हिटलर को आर्मी में एज ए मैसेंजर या डिस्पैच रनर के रूप में रखा गया था। उसका मेन काम था हेडक्वार्टर से युद्ध के मैदान तक मैसेज पहुंचाना। यह काम बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि उस समय मैसेंजर्स को दुश्मनों की गोलियों और तोपों के बीच से गुजरना पड़ता था। यह घटना है 13 अक्टूबर 1918, जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने मस्टर्ड गैस हमले में जर्मन आर्मी को निशाना बनाया। इस हमले से हिटलर टेम्पोरली अंधा हो गया, फिर उसे वॉर फील्ड से हटाकर हॉस्पिटल भेजा गया। मस्टर्ड गैस एक केमिकल वेपन है जिसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। इस गैस के कांटेक्ट में आने पर स्किन जल जाती है, आंखों में जलन होने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाती है। इसका प्रयोग भारी मात्रा में वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया। नवंबर 1918 तक जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो गई। जर्मनी को हारते देख और जनता के रिवॉल्यूशन को देखते हुए 9 नवंबर 1918 को जर्मनी के राजा काइजर विल्हेम II अपना गद्दी छोड़ के नीदरलैंड भाग जाता है और फाइनली 11 नवंबर 1918 को जर्मनी अपने आप को वॉर में सरेंडर कर देता है। राजा के भागते ही जर्मनी में मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो जाती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम वाइमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं।
सकते हैं। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जर्मनी और अलाइज पावर के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा जाता है। इस ट्रीटी को फ्रांस के महल वर्साई में साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ वर्साई पड़ा। ये वही महल था जिसमें लुइस 16 रहा करता था। ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक साबित हुआ, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अनुसार जर्मनी को अपना बहुत सारा टेरिटरी अलाइज पावर्स को देना पड़ा। जर्मनी पे मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसमें जर्मनी अपना 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता था और न ही टैंक्स, एयरफोर्स और सबमरीन रख सकता था। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करने का पूरा दोषी ठहराया गया और उसे $33 बिलियन एज ए कंपनसेशन पे करने को बोला गया, जो आज के लगभग $270 बिलियन के बराबर है। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी का इकोनॉमी कोलैप्स हो जाता है। लोगों के डेली लाइफ्स पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और भूखमरी आम बात बन जाती है। लोगों के सेविंग्स खत्म होने लगती है। इसके कारण अब लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी वाइमर रिपब्लिक से उठने लगा था, क्योंकि उनका मानना था कि वाइमर रिपब्लिक ने इस ट्रीटी को साइन करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए लोग वाइमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगते हैं। नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए क्योंकि वाइमर रिपब्लिक नवंबर में बनी थी, मतलब जो भी गलती पुराने सरकार यानी राजा ने की थी उसे चुकाना वाइमर रिपब्लिक को पड़ रहा था। इसके कारण बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी और वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ हो जाते हैं और बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां बनना शुरू होती है। उन्हीं में से एक पार्टी था नाजी। हिटलर दिसंबर 1918 में हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद म्यूनिक शहर वापस चला आया। उसके बाद उसको एक प्रोपेगेंडा ऑफिसर बना दिया गया, जिसका काम था पॉलिटिकल ग्रुप्स के आइडियोलॉजी पर नजर रखना, मेनली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप्स पे। इसी तरह सितंबर 1919 में हिटलर को एक छोटे पॉलिटिकल पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी के मीटिंग में भाग लेने भेजा गया। वहाँ उसकी एंटी जूइश और एंटी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और भाषण देने की कला से पार्टी के चेयरमैन एंटोन ड्रेक्सलर प्रभावित हुए और उससे पार्टी ज्वाइन करने को कहा। बाद में हिटलर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। बाद में इसी पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी से बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी कर दिया जाता है। आगे चल के हिटलर इस पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर, उसके बोलने में जादू था, जो एक बार बोलना शुरू कर दे तो किसी को भी आकर्षित कर लेता था। Das sind Knaben und Mädchen, die später und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! वो जर्मनी का हर प्रॉब्लम का कारण ज्यूइश और सोशलिस्ट को बताता था। अब हिटलर पावर में आने की सपना देखने लगता है। वह वर्ल्ड वॉर 1 के जनरल एरिक लुडेनड्रॉफ के साथ कूप की प्लानिंग करता है, जिसे बियर हॉल पुच कहा जाता है। हिटलर का प्लान था कि पहले बवेरिया के सरकार को अपने कब्जे में लिया जाए और फिर पूरे जर्मनी की सत्ता हथियाई जाए। हालांकि ये कूप अनसक्सेसफुल रहता है, लेकिन इससे हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ जाती है। हिटलर इस कूप का प्लानिंग बेनिटो मुसोलिनी से इंस्पायर होकर करता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि बेनिटो मुसोलिनी का कूप मार्च ऑन रोम सक्सेसफुल होता है और वो इटली का डिक्टेटर बन जाता है और यहाँ पे हिटलर जेल में था। इसके लिए हिटलर को 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 9 महीने में जेल से छूट गया। क्या आपको पता है यही 9 महीने जेल में बिताते हुए हिटलर अपनी प्रसिद्ध किताब मीन कैंप लिखता है। इस किताब में उसकी आइडियोलॉजी, रेसिज्म और उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स थी। हिटलर जब जेल से छूटा तब उसे समझ आ गया था कि इस तरह जबरदस्ती पॉलिटिकल पावर हाथ में नहीं आने वाली थी, इसलिए अब वो डेमोक्रेटिक तरह से पॉलिटिकल पावर हाथ में लेने की सोचता है। उसने एक बार फिर अपने नाजी पार्टी को इकट्ठा किया और इलेक्शन में प्रचार करना शुरू किया। दोस्तों, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि अगर देश में गरीबी है तो सरकार ज्यादा पैसे छाप कर क्यों नहीं सबको अमीर बना देती? तो इसका जवाब आपको इससे मिलेगा कि जर्मनी मेनली वर्ल्ड वॉर 1 लोन्स पे लड़ी थी और जैसा कि आपको पता है कि हार के बाद जर्मनी को $33 बिलियन एज ए कॉम्पनसेशन देना था, लेकिन सरकार के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। तो सरकार कॉम्पनसेशन चुकाने और अपना खर्च चलाने के लिए बड़ी मात्रा में नोट छापना शुरू कर देती है। इससे मार्केट में नोटों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन अब भी मार्केट में सामानों की सप्लाई उतनी ही थी। इससे क्या हुआ
हुआ कि अब लोगों के पास ज्यादा पैसे थे, तो वे ज्यादा सामान खरीदना चाहते थे, लेकिन सामान की सप्लाई बढ़ी नहीं। तो एक चीज हम जानते हैं कि जब किसी चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है तो उस चीज की दाम बढ़ जाती है। इसी तरह सामानों की दाम बढ़ने लगती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और एक और कंडीशन, जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं और सामान की सप्लाई कम होती है, उस केस में सामानों की दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जर्मनी के उस समय करेंसी का नाम जर्मन मार्क था। यह इतना तेजी से इसका वैल्यू घटता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1918 में एक यूएस डॉलर 4.2 जर्मन मार्क के बराबर और वही 1923 में एक यूएस डॉलर 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क के बराबर था। जर्मनी में भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक गांव है, उसमें सिर्फ 10 रोटियां हैं और गांव में भी सिर्फ 10 रुपए, तो एक रोटी की दाम 1 रुपया। अब सरकार गांव को 1000 रुपए छाप कर दे देती। अब पैसा ज्यादा है तो हर कोई ज्यादा रोटियां खरीदना चाहेगा, लेकिन गांव में अब भी सिर्फ 10 रोटियां, तो रोटियों के डिमांड ज्यादा होने के कारण अब दुकानदार क्या करेगा कि अब वो एक रोटी की दाम 100 रुपए रखेगा। तो यहाँ ये हुआ कि जो रोटी पहले 1 रुपए में एक मिलती थी, अब वह 100 रुपए में एक हो गई। तो यहाँ करेंसी का वैल्यू 100 टाइम्स घट गया। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण लोग बड़े बड़े टोकरियां, बैगों और कार्ट्स में पैसे भरकर सामान खरीदने जाया करते थे। हिटलर के राइज के लिए ये सब सर्कमस्टांसेस बेस बनती है। हिटलर नाजी पार्टी का प्रचार हेटफुल स्पीचेस, पोस्टर्स, झंडे, रैलीज और अखबारों के माध्यम से करता है। धीरे धीरे लोगों के बीच हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। इस हिटलर के बढ़ते पावर में 4 चांद लगाने आता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। The financial house of cards collapses, and the overinflated stock market plunges into a Great Depression. क्या कभी आपने सोचा है कि एक शेयर मार्केट का गिरना पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकती है? तो बात ऐसी है कि 1920s में अमेरिका को रोरिंग 20s कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। नए नए ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा की कंपनीज खुल रहे थे। आप पहले ये समझिए कि स्टॉक कंपनीज और स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो एक स्टॉक कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने हिस्से या शेयर्स लोगों के बीच बेचती है, और जब कोई व्यक्ति उस कंपनी का शेयर खरीदता है तो वह उसका एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 100 हिस्सों में बटी है। अगर आप उसका एक हिस्सा खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का 1% का मालिक बन जाते हैं। और स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार एक ऐसी जगह या प्लेटफॉर्म होती है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। तो 1920s में अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था। तो जैसे जैसे कंपनीज बढ़ रहे थे उसी तरह स्टॉक मार्केट में नई नई कंपनियां लिस्ट हो रही। शेयर मार्केट बढ़ रहा था। लोग देख रहे थे कि शेयर खरीदने से कुछ ही दिनों में प्रॉफिट हो रहा है। इससे लोग लालच में आकर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगे। ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेकर कंपनीज के शेयर खरीदते थे और बैंक वाले भी उन्हें आसानी से लोन दे देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज की शेयर की कीमत बढ़ेगी तो उनका उधार चुका देंगे। लोगों को लगा कि हर कंपनी के शेयर में फायदा होगा। उन्होंने बिना रिसर्च किए किसी भी नई लिस्टेड कंपनी में पैसे लगा दिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज कमजोर और फर्जी थी। सिर्फ उनके शेयर्स की कीमत बढ़ती गई, लेकिन असल में उनका कोई कमाई ही नहीं था। इसे प्राइस बबल कहा जाता है, जब किसी चीज की कीमत उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अक्टूबर 1929 के स्टार्टिंग में कुछ समझदार इन्वेस्टर्स को शक होने लगा कि ये सिर्फ बबल है, ये कंपनी की असली वैल्यू नहीं, सिर्फ दिखावा है। तो वे चुपचाप अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। जब ये खबर फैली तो बाकी लोग पैसा डूबने के डर से अचानक सभी अपना शेयर्स बेचने लगे। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक सिंगल डे 24 अक्टूबर 1929, जिस दिन को ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, उस दिन 13 मिलियन से ज्यादा शेयर्स बिके थे। सभी लोग शेयर्स सिर्फ बेच रहे थे और खरीदने वाला कोई नहीं था। कंपनियों के शेयर्स की प्राइस तेजी से गिरने लगी और कंपनी बंद होने लगी। पूरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। फिर 29 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, उस दिन पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से कई कंपनीज, बैंक्स बंद होने के कगार पे आ गए। इससे अमेरिका में भारी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। इसका असर बाकी देशों, खासकर जर्मनी पर ज्यादा देखने को मिला। जर्मनी पर इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की स्थिति को देखते हुए अमेरिका जर्मनी को भारी मात्रा में लोन देता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रीस्टैब्लिश और कॉम्पनसेशन को पे कर सके। लेकिन 1929 के बाद अमेरिका से इन्वेस्टमेंट न मिलने से
जर्मनी के बैंक्स, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बंद हुए, जिससे भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ने लगा। 1932 तक जर्मनी में लगभग 6 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके थे। इससे लोगों का वाइमर रिपब्लिक से पूरा भरोसा उठ गया और हिटलर इस चीज का फायदा उठाया। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने खुद को इस संकट से निकालने वाला मसीहा बताया और वादा करने लगा, जैसे जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का, लोगों को रोजगार देने का, ट्रीटी ऑफ वर्साई को खत्म करने का, एक्सेट्रा। हिटलर की ये टेक्निक कामयाब हुई थी, क्योंकि जहां ग्रेट डिप्रेशन से पहले नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिली थी, वही इसके बाद 1932 में 37% वोट के साथ नाजी पार्टी जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग हिटलर को जर्मनी का एज ए चांसलर अपॉइंट करते हैं। ये चांसलर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है हिटलर का द रूलिंग फेज। हिटलर के चांसलर बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राइक्सटाग बिल्डिंग में आग लग जाती है। On the night of February 28, 1933, the Reichstag in Berlin is ablaze. राइक्सटाग जर्मन के पार्लियामेंट का नाम है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट का नाम संसद है, उसी तरह जर्मनी में उस समय पार्लियामेंट का नाम राइक्सटाग था। इस आग को लगाने का सारा ब्लेम कम्युनिस्ट पे गया, क्योंकि जब ये आग लगी थी तब वहाँ एक डच कम्युनिस्ट मौजूद था। बाद में उसे गिलिटिन्ड कर दिया गया। हिटलर इस सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया। उसने इस इंसिडेंट को कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा कंस्पिरेसी बताया और प्रेसिडेंट से राइक्सटाग फायर डिक्री के नाम से इमरजेंसी लागू करवा दिया, जिससे सिटीजन्स की सिविक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली छीन गई। हिटलर इसका फायदा उठाते हुए वो अपने राइवल्स को जेल और कंसंट्रेशन कैंप में डालने लगा। फिर आता है दिन 3 मार्च 1933। इस दिन पार्लियामेंट में नाजी पार्टी के द्वारा इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के साथ इस्टेब्लिश होती है जर्मनी में डिक्टेटरशिप। इस एक्ट से हिटलर के हाथ में पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल आ जाता है। वह राइक्सटाग में बिना किसी के परमिशन से लॉज बना सकता था। इसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्सेप्ट नाजी, सबको बैन कर दिया गया। हिटलर का अब इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी पर फुल कंट्रोल आ जाता है। 1934 में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग के डेथ के बाद हिटलर प्रेसिडेंट का भी पावर खुद में मर्ज कर लेता है। हिटलर जर्मनी के इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक इकोनॉमिस्ट हेजलमर सचेट को अपॉइंट करता है। हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई को खत्म कर देता है और अपने आर्मी को मजबूत करने लगता है और फिर शुरू करता है अपना एक्सपेंशन। 1936 में अपने टेरिटरी राइनलैंड को रीऑक्यूपाई करता है। 1938 में ऑस्ट्रिया को स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर के साथ मिला लेता है। जो इकोनॉमिस्ट हेजलमर सचेट थे वो हिटलर को समझाते हैं कि अभी पैसा रीआर्ममेंट में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि अभी तक स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हुआ है। लेकिन हिटलर को इससे गुस्सा आया और इनको इनके पोस्ट से ये कहते हुए हटा दिया कि सतर्क लोगों के लिए नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं है। सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है, जिससे जर्मनी की लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड से शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। शायद आप सोचेंगे कि जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने फिर क्यों जर्मनी पे हमला किया। तो इसका रीजन ये है कि पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज मिली थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वे उसकी रक्षा करेंगे। सितंबर 1940 में एक ट्रिपरटाइट पैक्ट या त्रिपक्षीय संधि जर्मनी, इटली और जापान के बीच में साइन होती है। इनका मेन एम था एक दूसरे की मदद करना, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को इंटर होने से दूर रखना और अपने क्षेत्रों में दबदबा बनाए रखना। इसी साल यानी 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब भी एक देश था जो अभी डटा हुआ था, ब्रिटेन। हिटलर 1940 में अपने पावर के पीक में था, जिसके बाद पावर के नशे में जर्मनी और जापान से भारी चूक हो जाता है। जर्मनी जून 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है और जापान अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे सरप्राइज अटैक कर देता है।
जिससे अमेरिका का ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री हो जाती है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. हिटलर जब सोवियत यूनियन पर हमला करता है तब उसे शुरुआत में सफलता मिलती है, लेकिन ये सक्सेस शॉर्ट टर्म थी। फिर सोवियत यूनियन अपना पावर दिखाता है और 1942 से 43 के बीच लगभग 3 लाख जर्मन सेना या तो मारे जाते हैं या सोवियत यूनियन के द्वारा कैदी बना लिए जाते हैं। इसके बाद जर्मन सेना पीछे हटने लगती है। 1943 में इटली भी वॉर से सरेंडर कर देता है। फिर 1944 में ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर जर्मनी के वेस्टर्न साइड से हमला करते हैं और ईस्ट साइड से सोवियत यूनियन था ही। जर्मनी अब दोनों साइड से घिर चुका था। अप्रैल 1945 में सोवियत आर्मी जर्मनी के बर्लिन में पहुंच जाती है। हिटलर उस समय बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपा था। वो अपने आप को हारते और पकड़े जाने के डर से 30 अप्रैल लगभग दोपहर में हिटलर और उसकी पत्नी सुसाइड कर लेते हैं। हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है और उसकी पत्नी जहर खा लेती है। यू मे शॉक, लेकिन सुसाइड के एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को हिटलर एक लड़की इवा ब्रॉन से शादी करता है। यहाँ होता है हिटलर का दी एंड। इसके कुछ दिन बाद जर्मनी 8 मई 1945 को सरेंडर कर देता है। अब बचा था जापान, वो भी 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर देता है आफ्टर एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 2 मेन सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय अमेरिका। These atomic bombing leads devastating destructions, widespread deaths and long-term health problems. जापान के सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और एक बार फिर अलाइज पावर्स की जीत होती है। दोस्तों, हिटलर 1941 से 1945 के बीच द फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर ज्यूइश को जड़ से मिटाने के लिए जीनोसाइडल वार शुरू करता है। जीनोसाइडल वार का मतलब मास किलिंग्स ऑफ पीपल्स टू कम्प्लीटली एलिमिनेट एन इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी, रिलीजन, रेस और नेशनैलिटी, यानी किसी भी पूरे समुदाय, धर्म या जाति का सफाया करना। इसमें अबाउट 6 मिलियन ज्यूइश को मारा गया, इंक्लूडिंग जिप्सीज, स्लाव्स, मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। इस मास किलिंग को होलोकास्ट या नरसंहार का दर्जा दिया जाता है। हिटलर और नाजी पार्टी के अनुसार सिर्फ आर्यन रेस प्योर और स्ट्रॉन्ग था, इसे मास्टर या सुपीरियर रेस भी माना जाता था और ज्यूइश को इंफीरियर या गंदा रेस माना जाता था। साथ साथ जिप्सीज, स्लाव्स, डिसेबल्ड पीपल्स को अनडिजायरेबल कंसीडर किया जाता था। नाजियों के अनुसार आर्यन रेस के लोग गोरे, लंबे, नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले होते थे और उनके अनुसार उन्हें पूरी दुनिया पर रूल करना चाहिए था। हिटलर जब से पावर में आया था तभी से वो ज्यूइश पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। ज्यूइश आर्यंस के साथ शादी नहीं कर सकते थे। ज्यूइश टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी बीच जर्मनी के कई प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, लीज मित्नर, लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और भी भागकर दूसरे देश चले जाते हैं। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से ज्यूइश बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है और स्कूलों में कई चेंजेस लाए जाते हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में पढ़ाया जाने लगा। लड़कों को एग्रेसिव, मैस्कुलिन और स्टील हार्टेड बनना सिखाया जाता था। वही लड़कियों को कहा जाता था कि उन्हें एक अच्छी माँ बनना है और प्योर आर्यन ब्लडेड बच्चों का पालन पोषण करना है। हिटलर औरतों को रेशियली डिजायरेबल बच्चों को प्रोड्यूस करने को इनकरेज करता था और उन्हें अवार्ड्स भी देता था। लिटरली जिन औरतों के 4 बच्चे होते थे उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस, जिनके 6 बच्चे होते थे उन्हें सिल्वर क्रॉस और जिनके 8 या 8 से ज्यादा बच्चे होते थे उन्हें गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। ज्यूइश लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स और कार्टून बनाए जाते थे जिनमें उनकी नाक बड़ी और लंबी बनाई जाती थी। फिर उन्हें सेपरेट एरिया, घेटोज और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाने लगा और उनसे और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के लोगों से काम करवाया जाता था एंड इवेंचुअली लेटर हॉलोकास्ट। हिटलर पे एक बात जो सूट करती है, झूठ को सच बनाकर दिखाया गया, हर दिमाग को धीरे धीरे बहकाया गया, भीड़ को डर गुस्से में ढाला गया, एक नाम, एक चेहरा भगवान सा दिखाया गया। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।